शादी के ऊपर ससुराल। बनारस के एक शांत मोहल्ले में रामनाथ का बड़ा सा घर था। ये घर सालों से इस इलाके की पहचान था। 2 मंजिल का घर जिसमें नीचे बड़ा सा हॉल और ऊपर पूरा परिवार रहता था। हॉल में कभी कभी मोहल्ले की शादी ब्याह, बर्थडे पार्टी के छोटे मोटे कार्यक्रम होते थे और ऊपर अरविंद, पूजा, उनके बच्चे देव और रिया, साथ में सरला, रघुनाथ और नेहा रहते थे। एक दिन रामनाथ सभी को बैठक में बुलाते हैं। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। सुनो सब लोग, यहाँ आओ ज़रा, एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। क्या हुआ जी? आपकी शक्ल देखकर लग रहा है कुछ गड़बड़ हुई है। अरे पापा, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, जैसे हमसे उधार मांगने वाले आ गए हो। मजाक छोड़ो, ये बात हंसी मजाक की नहीं है। गांव की हालत बहुत ख़राब हो गई है। इस साल हमारी फसल बर्बाद हो गई और हम पर काफ़ी कर्जा चढ़ गया है। फसल बर्बाद? लेकिन ये कैसे हो गया पापा? बारिश ठीक से नहीं हुई बेटा। जो थोड़ी फसल बची थी उसे टिड्डियाँ खा गई। अब बैंक का कर्जा सर पर है। तो आप क्या करना चाहते हैं? मुझे लगता है हमें नीचे का हॉल बेचना पड़ेगा, क्योंकि उसी से हम बैंक का कर्जा उतार सकते हैं। वरना वो दिन दूर नहीं जब बैंक वाले हमारे दरवाजे पर खड़े होंगे। ये क्या कह रहे हैं आप? वो हॉल तो इस घर की पहचान है। पापा, ये ठीक नहीं है। इतने सालों से वो हॉल हमारे और इस पूरे मोहल्ले के काम आता रहा है। बेटा, मुझे सब पता है, लेकिन मेरी बात को तो समझो। ये करना हमारी ज़रूरत है, शौक नहीं। रामनाथ की बात सुनकर सरला और नेहा दोनों नाराज हो जाते हैं। अरविंद और पूजा चुपचाप सब सुन रहे थे। पूजा, जो बड़ों के बीच बोलने से बचती थी, उसने अरविंद को समझाने की कोशिश की। अरविंद, पिताजी पर कितना दबाव होगा जो उन्होंने ये बात कही। मैं जानता हूँ, लेकिन माँ और नेहा को मनाना आसान नहीं है। पर हमें उनका साथ देना चाहिए। पिताजी के लिए ये फैसला लेना आसान नहीं रहा होगा। तुम सही कह रही हो। मैं माँ और नेहा को समझाने की कोशिश करता हूँ। अब अरविंद ने अपनी माँ और बहन को मनाने की जिम्मेदारी ली। वो उन्हें समझाने के लिए उनके पास गया। माँ, आपको पिताजी का साथ देना चाहिए। क्या तुम भी उनके साथ हो? माँ, ये उनकी मजबूरी है। कर्जा नहीं चुकाया तो हमारी जमीन जायदाद सब चली जाएगी। तो इसका मतलब हम अपनी पहचान खो दें? दीदी, पिताजी ने ये घर अपना पेट काट काट कर, खुद भूखा प्यासा रहकर हमारे लिए बनाया है, और आज उनको ज़रूरत है तो हम उनको कैसे मना कर सकते हैं? अब वक्त आया है कि हम उनके लिए कुछ करें। लेकिन ये हॉल हमारे घर की जान और पहचान दोनों है। माँ, हॉल की यादें रहेंगी, पर पहले हमें परिवार की जिम्मेदारी निभानी होगी। अरविंद के समझाने से सरला और नेहा को बात समझ में आ जाती है। अब वो दोनों अरविंद की बात मान गई। फिर उन्होंने रामनाथ का फैसला मान लिया। अरविंद बेटा, आज तूने मुझे खुश कर दिया। हमने तुम्हारा फैसला मान लिया है, पर अब ये हॉल किसी अच्छे आदमी को ही बेचना। रामनाथ के चेहरे पर राहत की झलक थी। परिवार ने एकजुट होकर मुश्किल वक्त का सामना करने का फैसला किया। हॉल बेचने की प्रक्रिया शुरू हो गई और सबने इस बात को स्वीकार कर लिया कि परिवार की भलाई के लिए ये ज़रूरी था। बेटा, आप कोई अच्छा आदमी ढूंढो जिससे हम ये हॉल बेच सके। जी पापा, मैं देखता हूँ। अब अरविंद ने हॉल खरीदने के लिए अच्छे लोगों को ढूंढने की जिम्मेदारी ली। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन उसे कोई सही खरीदार नहीं मिल पा रहा था। एक दिन एक चाट की दुकान पर रामनाथ की मुलाकात बबलू से हुई। बबलू ने खुद को एक ईमानदार और शांति पसंद इंसान बताया। उसके बाद वो रामनाथ और अरविंद के पास हॉल खरीदने की बात करने आया। रामनाथ जी, मैंने सुना है आप हॉल बेचना चाहते हैं। जी, लेकिन हमें सही खरीदार चाहिए। अरे सर, मैं कोई ऐसा वैसा खरीदार नहीं हूँ। मैं तो आपके हॉल को बहुत अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ। अच्छा, आप ऐसा क्या करने वाले हैं उस हॉल का? देखिए, मैं लाइब्रेरी खोलूँगा। बच्चों और छात्रों के लिए एक शांत और सुंदर जगह बनाऊंगा इसे, ताकि लोग यहाँ आकर ज्ञान प्राप्त करें। लाइब्रेरी? ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। सर, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। ये हॉल समाज की भलाई के लिए इस्तेमाल होगा। लेकिन ये काम आप कब तक शुरू करेंगे? जैसे ही डील फाइनल होगी, अगले महीने से ही काम शुरू कर दूंगा। बबलू की बातों ने रामनाथ और अरविंद को प्रभावित कर दिया। रामनाथ ने सोचा कि हॉल का ये उपयोग न केवल सही है, बल्कि समाज के लिए फ़ायदेमंद भी होगा। रामनाथ ने अपनी पत्नी सरला और बेटी नेहा को ये बात बताई। सरला, नेहा, मुझे लगता है हमें एक सही खरीदार मिल गया है। अच्छा, कौन है वो और क्या करेगा हॉल का? वो एक लाइब्रेरी खोलना चाहता है। लाइब्रेरी? इसका मतलब हॉल में शोर शराबा नहीं होगा? अरे बिल्कुल नहीं। उसने कहा कि सब कुछ शांतिपूर्ण रहेगा। अगर ऐसा है तो ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।
लेकिन पापा, क्या वो सच में ऐसा करेगा? अरे मैंने उसकी बातों में ईमानदारी देखी है बेटा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए कि वो हमें धोखा ना दे। पूजा भी इस बात से खुश थी। उसने अरविंद से कहा कि ये परिवार के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। लाइब्रेरी खुलने से बच्चों को भी फायदा होगा। देव और रिया वहीं पढ़ाई कर सकते हैं। हाँ, ये सही रहेगा। कम से कम पिताजी का सपना अधूरा नहीं लगेगा। तो तय हो गया, हम ये हॉल बबलू को बेच देंगे। और रामनाथ ने बबलू को बुलाकर ये खुशखबरी सुनाई। बबलू जी, हमने तय कर लिया है, हम आपको हॉल बेचने के लिए तैयार हैं। अरे सर, आपने बहुत बड़ा उपकार किया। मैं वादा करता हूँ ये हॉल समाज के लिए एक उदाहरण बनेगा। लेकिन याद रखिए, जैसा आपने कहा है वैसा ही होना चाहिए। अरे बिल्कुल सर, आप निश्चिंत रहें। ठीक है, हम तुम पर भरोसा कर रहे हैं। जी जी जी, मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। रामनाथ ने कागजी कार्रवाई पूरी करके हॉल बबलू को बेच दिया। परिवार इस बात से खुश था कि हॉल का उपयोग एक अच्छे काम के लिए होगा। लेकिन उधर बबलू ने हॉल खरीदने के बाद उसमें बड़े स्तर पर डेकोरेशन का काम शुरू कर दिया। रंग बिरंगी लाइटें, महंगे फर्नीचर और बड़े बड़े झूमरों से हॉल को सजाया जा रहा था। और ये सब काम उसने रामनाथ और अरविंद से छुप कर किया। पिताजी, बबलू का ये काम मुझे कुछ अजीब लग रहा है। क्या मतलब? वो कह रहा था कि लाइब्रेरी बनाएगा, लेकिन ये सजावट लाइब्रेरी जैसी तो नहीं लग रही। तुम्हारी बात सही लग रही है। चलो देखते हैं वो क्या कर रहा है। रामनाथ और अरविंद ने हॉल जाने का फैसला किया। जैसे ही वो वहां पहुंचे, बबलू ने उन्हें गेट पर रोक लिया और अपनी बातों में उलझाने लगा। अरे सर, रुकिए रुकिए रुकिए, ये आपके लिए ना सरप्राइज है। सरप्राइज? भाई, हमें जानने का हक है तुम यहाँ क्या करवा रहे हो। अरे भाई, थोड़ा सब्र रखो, जब काम पूरा होगा तो मैं आपको खुद दिखा दूंगा। ठीक है, लेकिन हमें धोखा देने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना बबलू जी। अरे सर, भरोसा रखिए, सब ठीक ही हो रहा है। कुछ दिनों बाद हॉल का काम पूरा हो गया, लेकिन बबलू ने फिर भी रामनाथ और अरविंद को हॉल के अंदर जाने नहीं दिया। ये क्या तमाशा है? तुम हमें अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हो? सर, कुछ फाइनल टच बाकी है ना, आपको बस थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन हमें लग रहा है कि तुम कुछ और ही कर रहे हो। आपको बेवजह शक हो रहा है। मैं लाइब्रेरी ही बना रहा हूँ सर। ठीक है, लेकिन अब और देर मत करना। कुछ दिन बाद एक रात पूरा परिवार आराम से सो रहा था, तभी हॉल से तेज गानों की आवाज आई। ये शोर इतना ज्यादा था कि रामनाथ का पूरा परिवार जाग गया। ये इतनी तेज आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है हॉल से आ रही है। चलो देखते हैं आखिर क्या हो रहा है। पिताजी, अब साफ हो गया है कि उसने हमें धोखा दिया है। चलो उससे बात करते हैं। दादाजी, ये शोर कैसे खत्म होगा? ये शोर से मेरी नींद खराब हो रही है पापा। रामनाथ और अरविंद गुस्से में बबलू से मिलने पहुंचे। हॉल में शादियों का आयोजन हो रहा था। रंगीन लाइटें और डांस फ्लोर देखकर उनके होश उड़ गए। ये क्या हो रहा है? तुमने कहा था लाइब्रेरी बनाओगे। सर, ये मेरा हॉल है, अब इसमें मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुमने हमें धोखा दिया। बिजनेस है भाई, बिजनेस। मैरिज हॉल में ज्यादा पैसे हैं। ये तुमने गलत किया, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरविंद और बबलू के बीच बहस बढ़ गई। बात लड़ाई तक पहुंच गई, जिसमें रामनाथ ने अरविंद को समझाकर शांत किया, लेकिन तभी बबलू ने कानूनी दस्तावेज दिखाकर उन्हें चुप करा दिया। अब ये जगह मेरी है, आप चाहे तो कोर्ट जा सकते हैं जनाब। तुमने हमें और इस मोहल्ले को धोखा दिया है। तुमने हमारी शांति छीनी है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, समझा? अरे शांति से पैसे नहीं आते बेटा। अब मुझे मेरा काम करने दो और तुमको जो करना है करो, जाकर मेरे जगह से हटो। चलो चल बेटा, इसका कुछ नहीं हो सकता। यह सब हमारी गलती है जो हमने इसे हॉल बेचा। हम इसे सबक सिखा कर रहेंगे। अब हॉल में रोज पार्टी होती थी। गानों की तेज आवाज से देव और रिया पढ़ाई नहीं कर पाते थे। नेहा भी अपने ऑफिस का काम पूरा नहीं कर पाती थी। उन सबकी जिंदगी शोर से भर चुकी थी और उधर बबलू को उन सबको परेशान देखकर बहुत मजा आता था। दादाजी, इस शोर में कैसे पढ़ाई करें? स्कूल में मेरी परफॉर्मेंस खराब हो रही है मम्मी। मेरी टीचर रोज काम पूरा ना होने के कारण मुझे डांटती है। और मैं अपना ऑफिस का काम भी नहीं पूरा कर पा रही हूँ। मैं बबलू से फिर से बात करता हूँ। हाँ, कुछ तो करना ही पड़ेगा पापा। आखिर ये सब कैसे खत्म होगा? हमें मिलकर जल्द ही कोई हल निकालना होगा। रामनाथ और अरविंद ने कई बार बबलू को समझाने की कोशिश की, लेकिन बबलू पर उनकी बातों का कोई असर ही नहीं हुआ।
रामनाथ का पूरा परिवार बढ़ते शोर और तनाव से बुरी तरह परेशान था। घर में किसी का काम ठीक से नहीं हो पा रहा था। रिश्तों में भी दरारें पड़ने लगी थी। इस मुश्किल घड़ी में हर कोई परेशान था और समाधान की तलाश कर रहा था। ये शोर हमारे जीने की राह में कांटा बन गया है। मैंने पहले ही कहा था कि उस बबलू पर भरोसा मत करिए। मेरी फाइलें तक इस शोर की वजह से पूरी नहीं हो पा रही है। माँ पापा, हमें किसी तरह उसे रोकना ही होगा। एक दिन पूजा की माँ का फोन आया। पूजा ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन शोर की वजह से उन दोनों की बात ठीक से हो नहीं पा रही थी। ये क्या हो रहा है पूजा, इतनी आवाज क्यों है? माँ, यहाँ हॉल में ना बहुत तेज गाना बज रहा है। ये तो हर बार की कहानी हो गई। ऐसे माहौल में तुम कैसे रह रही हो? माँ, हम कोशिश कर रहे हैं कि ये सब जल्द खत्म हो जाए। जब शांति हो तब बात करना। पूजा की माँ का फोन काट देना पूजा को अंदर तक परेशान कर गया। घर के अंदर भी माहौल बिगड़ने लगा था। सरला ने रामनाथ को सुनाना शुरू कर दिया और नेहा और पूजा के बीच बहस हो गई। अब भुगतो तो अपनी गलती का नतीजा। मैंने कहा था कि उस बबलू को हॉल मत बेचो, लेकिन मेरी बात सुनता कौन है? सरला, मैंने जो किया परिवार के भले के लिए किया। भले के लिए किया पापा, लेकिन ये शोर तो हमारी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। नेहा, सबका काम खराब हो रहा है। ये सिर्फ तुम्हारा मसला नहीं है। तभी हर बार आप बीच में मत बोला करो। कुछ दिन बाद नेहा के लिए एक अच्छे लड़के का रिश्ता आया। लड़के का परिवार उसे देखने उनके घर आया, लेकिन तेज शोर ने पूरी बातचीत को बर्बाद कर दिया। ये कौन सा माहौल है? यहाँ शांति का नाम ही नहीं है। हमें माफ़ करें, यह हमारी गलती नहीं है। ऐसा घर जहाँ दिन रात शोर हो, ऐसे माहौल में हमारी बहू कैसे रह सकती है? कृपया हमारी बात तो सुनिए। हम जल्दी इस प्रॉब्लम को ठीक कर लेंगे। हम और वक्त नहीं बर्बाद कर सकते। चलते हैं। और हमको ऐसे परिवार से अपने लड़के की शादी नहीं करवानी जहाँ शांति नाम की चीज़ ही ना हो। लड़के वाले गुस्से में चले गए। नेहा ने इस घटना के बाद घर वालों से बात करना ही बंद कर दिया, जिससे सरला और पूजा बहुत परेशान हो गई। पापा, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी आपने। बेटा, मुझे माफ़ कर दे, मैं मजबूर था। ये शोर अब बर्दाश्त से बाहर है। मैं उस बबलू को छोड़ूंगा नहीं। अब बताओ क्या होगा इस घर का? अरविंद ने बबलू को सबक सिखाने की ठान ली। जब एक रात पार्टी चल रही थी तो उसने हॉल की पानी की मोटर खोल दी, जिससे पूरे हॉल में पानी भर गया। ये क्या किया तुमने अरविंद? अब मुझे नहीं पता, शायद गलती से मोटर खुली रह गई होगी। मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ, ये सब तुम्हारी चाल है। अगर चाल भी है तो क्या कर लोगे तुम? अरविंद, यह तरीका सही नहीं है बेटा। बबलू ने इस घटना के बाद हॉल की छत पर पाइप लगवा दिए ताकि पानी दोबारा ना भरे, लेकिन इससे अरविंद और बबलू की लड़ाई और बढ़ गई। अब देखता हूँ तुम्हारा पानी का खेल कैसे चलता है। तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें चैन से जीना नहीं दूंगा। ये लड़ाई बेकार है अरविंद। देखो, तुम्हारी वजह से ये लड़ाई बढ़ रही है। अरविंद तुम्हारी शादी टूटने की वजह से बबलू से लड़ रहा है। मेरी वजह से? ये सब पापा और भैया की गलती है। अब स्थिति और गंभीर हो गई। लगातार बढ़ती परेशानी और तनाव ने रामनाथ का हौसला तोड़ दिया। उन्होंने हार मानकर परिवार को एक बड़ा फैसला लेने को कहा। अरविंद, अब इस घर में रहना मुमकिन नहीं। ऊपर का घर बेचकर हम कहीं और शांति से रहने के लिए चले जाते हैं। लेकिन पापा, ये घर... अब ये घर नहीं, एक समस्या बन चुका है। हर दिन तनाव और झगड़ा हो रहा है। पापा सही कह रहे हैं, शांति के लिए हमें ये करना ही होगा। हाँ, नई जगह जाकर हम सब बेहतर रह पाएंगे। रामनाथ की बात पूजा और नेहा को ठीक लगी, लेकिन सरला गुस्से में भड़क उठी। इस घर को छोड़कर जाना सही नहीं होगा। ये हमारा घर है, यहाँ हमारे बच्चों की यादें हैं। सरला, हमें परिवार की भलाई के लिए ये कदम उठाना होगा। माँ पापा सही कह रहे हैं। शांति हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। तुम भी अब बबलू से हार मानने लगे हो अरविंद। माँ, ये हार नहीं है, ये समझदारी है। आप मेरा यकीन करो। रामनाथ ने घर बेचने का फैसला किया और कहा कि वो जल्द ही एक खरीदार ढूंढ लेगा, लेकिन अरविंद के दिमाग में एक और योजना चल रही थी। उसने खुद खरीदार ढूंढने की जिम्मेदारी ली। पापा, आप चिंता ना करो, मैं खुद एक अच्छा खरीदार लेकर आऊँगा। ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी करना। ये तनाव हम और नहीं झेल सकते। और तब तक हम रहेंगे कहाँ? मैंने सब सोचा है। सामने वाले घर में कुछ दिन के लिए किराए पर रह लेंगे। और इस घर का क्या होगा, इसका भविष्य? अरविंद ने जल्द ही एक खरीदार ढूंढ लिया, लेकिन घर बेचने के दौरान बबलू ने रामनाथ से कहा कि वो उसे ही घर बेच दे।
अरे ओ रामनाथ जी, काहे खरीदार बाहर ढूंढ रहे हो? ये घर मुझे ही बेच दो। आखिरकार तुम्हें तो घर बेचने से मतलब है। तुम्हारे जैसे लोगों को घर बेचना मतलब और मुसीबत मोल लेना। तेरी बात का कोई मतलब नहीं है बबलू। याद रखना अरविंद, मेरा भी यहाँ हक है। अब इस घर का तुमसे कोई लेना देना नहीं रहेगा। घर बेचने के बाद रामनाथ का परिवार सामने वाले घर में किराए पर रहने लगा और नया मालिक घर में आ गया। लेकिन रात में शोर से परेशान होकर वो घर के बाहर गया। यह जगह दिन में तो काफी शांत लग रही थी, लेकिन रात को पता चला कि यह हॉल तो शोर का अड्डा बन चुका है। यही तो मेरे हॉल का स्टाइल है भाई साहब। तो अब से यहाँ रात को तेज गाने नहीं बजेंगे। और अगर हमने बजाए तो क्या कर लेगा तू? तो बेटा मैं अपनी पुलिस की ड्यूटी निभाऊंगा, समझा? ये सुनकर बबलू हक्का बक्का रह गया। सामने की छत पर खड़ा अरविंद और उसका परिवार जोर जोर से हंसने लगा। बबलू, अब तुम्हारा खेल खत्म। तो ये सब तेरी चाल थी अरविंद? यहाँ कोई गैर कानूनी हरकत नहीं चलेगी। हाँ, लेकिन मेरे पास इसका लाइसेंस है। लाइसेंस में साफ साफ लिखा होता है कि रात के 10 बजे के बाद तेजी म्यूजिक नहीं बजाया जा सकता। पढ़ा नहीं क्या लाइसेंस अच्छे से? बबलू चुपचाप गाने बंद करके सर पीटते हुए बैठ गया। धीरे धीरे बबलू का बिजनेस ठप हो गया। उसने मजबूर होकर हॉल उसी नए मालिक को बेच दिया। लेकिन पेपर हाथ में आते ही नए मालिक ने अरविंद को बुलाया। अरविंद, ये लो पेपर। ये सब क्या है? ये मेरा दोस्त है। अब ये घर मेरा है। तूने मुझे धोखा दिया अरविंद, मैं देख लूंगा तुझे। ओए बबलू, सुनना, जेल भेजकर इतना डंडे मारूंगा कि तेरे रिश्ते वाले भी तुझे देखने से मना कर देंगे। चल निकल यहाँ से अब। अरविंद, तुमने ये सब करके मेरा सम्मान बचा लिया बेटा। मुझे तुम पर गर्व है बेटा। बबलू शर्मिंदा होकर वहां से चला गया। रामनाथ और पूरा परिवार खुशी खुशी अपने घर में लौट आया। अब ये पूरा घर और हॉल हमारा है। तुमने सच में कमाल कर दिया। तुमने परिवार को फिर से एक कर दिया बेटा। ये सब आपके आशीर्वाद से ही मुमकिन हुआ है पापा। रामनाथ का परिवार फिर से उस घर में खुशी से रहने लगा और बबलू का अध्याय हमेशा के लिए समाप्त हो गया।